वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीसेट के इस क्लास में। ये जो क्लास चलेगी हमारी, आप देखेंगे कि इसमें हम तीन स्ट्रक्चर्स में इस क्लास को आपको लेकर के आएंगे। तीन स्ट्रक्चर्स का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आपको एक लेक्चर वीडियोस मिलेगा। लेक्चर वीडियोस को आप देखेंगे आराम से, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को एक कॉपी पेन लीजिए, आराम से देखिए। जो जो चीजें न समझ में आए उसको आप वहां पे लिख लीजिए। यहाँ क्लियर, जो चीजें न समझ में आए उसको लिखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस मन में डाउट हो, आप चैट बॉक्स में भी जाकर के वहां पे क्वेरीज कर सकते हो। दूसरी बात कि जब हम इस टॉपिक्स को पढ़ा देंगे, क्लियर है, जब हम इस टॉपिक्स को आपको पढ़ा देंगे तो पढ़ाने के बाद क्या करना है आपको, आपको एक ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए पेपर मिलेगा, मतलब पीडीएफ की फाइल आपको मिल जाएगी। उसमें जो चैप्टर्स हमने पढ़ाया है, जो टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाया है, उसके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी सॉल्यूशंस भी आपको दिया जाएगा। तीसरा जो नंबर पे काम होगा, पहला नंबर पे हम आपको वीडियोस देंगे, दूसरे पे हम आपको क्वेश्चंस पेपर देंगे जो वीडियोस में क्लासेस होंगी उसके बेस्ड ऑन। और तीसरा होगा संडे को एक लाइव टेस्ट होगी। लाइव टेस्ट का मतलब ये होगा कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेंटर पे आकर के लाइव करनी है, लाइव ऑनलाइन ही होगा। लेकिन उस केस में क्या होगा कि जिस तरह से इस वीडियोस को आप देख रहे होंगे, ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है। इस सिस्टम में आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि यहाँ पे आपकी फैकल्टी आपके साथ रहती है। साथ में जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं, सारे स्टूडेंट्स अपना लॉग इन करते हैं, पर्सनल जूम मीटिंग आपको दी जाती है। और वहां पे एट ए टाइम, ठीक है, आपको क्वेश्चंस का सेट दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का एक सेट होगा। आपको आधे घंटे टाइमिंग जो होगी, 20 मिनट 25 मिनट, उस समय के अंदर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स करेंगे उनकी कॉपी उसी समय चेक भी हो जाएगी, आपके सामने ही आपकी कॉपी भी चेक हो जाती है। इससे क्या होगा ना कि देखो, अब हम कितना भी चीज पढ़ा दें, है ना, जब तक उसको एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो उसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे समय इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कम समय में कितना ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि समय लिमिटेड है। 2 घंटे में यदि आपको पेपर करना है तो 2 ही घंटा आपके पास है। लेकिन आप जितने चीज पढ़े हैं, आपको जितनी कॉन्सेप्ट हम आपको क्लासेस में समझा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को यदि आप यूज नहीं कर पा रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके या कोई नया टेक्निक यूज करके आप क्वेश्चंस को विद इन द टाइम्स नहीं बना पा रहे हो ना, तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, मान लो आधा घंटा हम ले ले और 10 बनाए, तो उसका फायदा नहीं होगा। आधे घंटे मुझे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए क्या होगी, हमारी प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस वो नहीं कि आराम से रिलैक्स होकर घर में बैठ करके पेपर कर रहे हो, नहीं, सामने टीचर्स आपके साथ बैठा हुआ है, बाकी स्टूडेंट्स भी आपके साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, और उस केस में आपको परफॉर्म करना है। ये नहीं कि भूल गए तो बगल से कॉपी उठा करके पीछे कॉन्सेप्ट देख लिया, नहीं। ये है कि आपने पूरी हफ्ते में जो वीडियोस आपको दी जा रही है, उसे कितनी चीजें आपने ग्रैप्स किया है, कितनी चीजों को आपने समझा है। उस चीज को समझने के बाद बिना किसी अदर मटेरियल्स के हेल्प ले करके, आप बिना हेल्प लिए हुए आप उस क्वेश्चन को टेकल कर रहे हो, है ना। यदि आप उस क्वेश्चन को टेकल करने में सक्षम हो, दैट्स गुड। नहीं है तो देखेंगे कि कहाँ पे कमी है। क्या क्लास को कंसेप्ट को हमने अच्छे से नहीं समझा, या हमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। ठीक है, अल्टीमेट गोल व्हाट्स है आपका, अल्टीमेट गोल क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करनी है ना, एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए जितना मेहनत हो सके कीजिए। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं इस क्लासेस में। कभी भी ऐसा आपको नहीं लगेगा रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, वन वे कम्युनिकेशन टाइप का। ठीक है, यहाँ पे आपको हम फीलिंग पूरी क्लास की ऑफलाइन की फीलिंग होगी, और पर्सनली हर स्टूडेंट कनेक्टेड रहोगे, जिसका फायदा आपको मिलेगा और आगे आने वाली वीडियोज में भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आपको एक लेक्चर वीडियोस जो मिल रहा है अभी आपको, दूसरा उसके बेस्ड ऑन ऑफलाइन प्रैक्टिस आपके ऐप पे मिल जाएगा, और तीसरा संडे के संडे लाइव टेस्ट होगी। 20 मिनट्स का टेस्ट हो सकता है, 30 मिनट का टेस्ट हो सकता है, फुल टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो फुल टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन फुल टेस्ट हो जाएगा। 20 मिनट्स का 30 मिनट, स्टार्टिंग में ड्यूरेशन कम रखेंगे, उस दिन आपको लाइव टेस्ट करनी है। यदि आप चाहते हो कि हाँ, हम जो पढ़े उसका रिजल्ट हमें मिले, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। क्लियर है, चलिए। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारी टॉपिक्स, यानी कि आज हमारा एजेंडा क्या है, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग में। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, और हम सिटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पे शुरू करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पजल में हम क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे, ठीक है, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं उसको। लेकिन सब एक चीज ध्यान रखना,
जब हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, जब हम इस टाइप के जब क्वेश्चंस करेंगे, इस क्वेश्चन में एक खासियत यह है कि सबसे पहला कि भाई एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है। देखो, एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब है कि ये कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चंस है, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है, और वो ग्रुप ऑफ क्वेश्चन कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो क्लासेस होगी वो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों हम मिक्स करके चलेंगे, क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात याद रखना, रीजनिंग के क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रश्न को अंग्रेजी में भी पढ़ने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि हिंदी की जो ट्रांसलेशन होती है ना, तो बहुत सारी मीनिंग तुम्हें दिक्कत होंगी समझने में, क्योंकि समय बहुत कम होता है रीजनिंग में, है ना, और कम समय में हमें ज्यादा रीजनिंग करने हैं। उस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इंग्लिश हिंदी मिक्सअप करके करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको सेपरेट मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि एनालिटिकल रीजनिंग में ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी ये कॉम्प्लिकेशन किस तरह का कॉम्प्लिकेशन होगा, एक कॉम्प्लिकेशन होगा सेट ऑफ कंडीशंस के ऊपर, सेट ऑफ कंडीशंस। इसमें बहुत सारे इफ वट होंगे, बहुत सारा कंडीशंस होगा, ठीक है, बहुत सारे तार्किक तरह के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे शब्दों की होगी। यानी एनालिटिकल रीजनिंग में ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और किस बेस पे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सेट ऑफ कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। यानी यदि हम कहें कि एनालिटिकल रीजनिंग का सोल्व करने का कोई सा रूल बता दीजिए, देखो कोई डिफिनिट रूल नहीं है, नो डिफिनिट रूल, कोई एक फाइनाइट रूल नहीं है, कोई एक क्लियर कट रूल नहीं है कि ये रूल फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चंस ऐसे होगा। तो फिर भाई तब कैसे होगा सॉल्व? इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। क्या है इसके लिए? इसके लिए आपके पास कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ अनुदेश हैं, कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे। उस निर्देशों के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या गाइडलाइंस होगा? तो देखो, गाइडलाइंस किस तरह का होगा वो अभी हम आपसे बात करते हैं। इसमें जो गाइडलाइंस होंगे, वो गाइडलाइंस होगा कि टेकल ईच ग्रुप ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन एज ए यूनिट। जो भी क्वेश्चन ग्रुप में दिए गए हैं, जो टेकल करना है आपको, उसको एक यूनिट समझना है, उसके बाहर नहीं जाना है। जो स्टेटमेंट कह रहा है दैट इज क्लियर, इसी स्टेटमेंट पे हम समझेंगे, हमें उसके बाउंड नहीं जाना है, उस स्टेटमेंट्स का और उस स्टेटमेंट के अंदर क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, पहला। दूसरा, सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द इनिशियल सिंबल। इसका मतलब क्या है? देखो, जब स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि जो पेपर्स है, उस पेपर्स में इतने क्वेश्चंस का लेंथ इतना बड़ा है ना, कि देख करके पहले बार तो स्टूडेंट ऐसी परेशान होती है, इतना लंबा क्वेश्चन, उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको उसमें कुछ सिंबल्स फाइंड आउट करने होंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे सिंबल्स करना है। और तीसरा, कि जो कीवर्ड्स है उसको आपको हाईलाइट करनी होगी, कीवर्ड्स को आपको क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा उस सिचुएशन का क्रिटिकली। और चौथा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक लिस्ट के फॉर्मेट में, एक टेबल के फॉर्मेट में, या आप किसी तरह का एक मैप के फॉर्मेट में बनाएंगे। यानी जब हम कह रहे हैं कि टेकल ईच ग्रुप ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन एज ए यूनिट, जो भी क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग में आएगा उसको आप एज ए एक क्वेश्चन को यूनिट रीड करोगे। यानी उसके बाउंड बाहर नहीं जाना है, विद इन द स्टेटमेंट होना। और हर स्टेटमेंट, हर क्वेश्चन में लॉन्ग स्टेटमेंट्स होंगे, तो उसमें एक आपको यूनिट समझना है, क्लियर। तभी आप उससे एक मीनिंगफुल ड्राइव कर सकते हो इंफॉर्मेशन को। दूसरा जो कहा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब है, देखो कहीं पे लिखा रहेगा, मान लो कीवर्ड लिखा हुआ है एंड, तो जब भी एंड है तो पूरा एंड, यदि हिंदी में क्या लिखोगे, और। अब जब भी कभी और लिखा रहे ना, तब हम और नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय लगेगा। हमें क्या करना है, हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें समय को बचाना है, जितना हम कम समय में उस प्रश्न को बना सके। इसके लिए हम सिंबल क्या यूज कर लेंगे, प्लस। उसी तरह से और है, तो और के लिए भी यूज कर लो, वो वाला और नहीं, ये वाला और है, ओ आर, या, इसको क्या बोलते हैं, या, इसको क्या बोलेंगे, और। मतलब अमर और रोहन, देखो ध्यान से,
अमर और रोहन, यानी इसको हमको बताना होगा तो ए ले लिया हमने, पूरा अमर लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा ना भाई। ए और के लिए क्या है प्लस, और रोहन के लिए आर, यानी अमर और रोहन ये हमने लिख लिया। या हमने मान लो सपोज करो हमने इस तरह के शब्द लिखे, हमने मान लो इस तरह के शब्द लिखे, अमर या रोहन, इसका मतलब क्या होगा, ए या आर। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से तुम्हारे क्या कर दिया, उस स्टेटमेंट को इन सिंबल्स को यूज कर लिए, इसको छोटा कर लिए। अब इसमें समय ज्यादा नहीं लगेगा। तो जहां भी हम प्रश्न में नेम लिखेंगे, मान लो किसी स्टेट का नाम है, किसी सिटीज का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेसेस का नाम है, ठीक है, किसी वस्तु का नाम है, तो वहां पे उसकी इनिशियल वैल्यूज को आप लेकर के इस तरह से शॉर्ट बनाओगे। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम बचेगा। पहला पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन समय बचाना है भाई, समय को आपको बचाना है किसी तरह से। क्लियर है? चलिए, इसी तरह से बहुत सारा है। मान लो इक्वल, बराबर की बात करें, सिंबल यूज कर लो। नॉट इक्वल, दोनों बराबर, मान लो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। क्लियर है? इस तरह के सिंबल्स आप बनाएंगे। ग्रेटर देन, मान लो ग्रेटर देन है, राम मोहन से बड़ा है, मोहन सोहन से छोटा है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। समझ रहे? तो इस तरह का जब सिंबल्स आए, इसको आपको क्या करना है, एक स्मॉल इंफॉर्मेशन में आप इसको बना लेंगे, तो क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चंस को करने में टाइमिंग की बचत होगी, सबसे पहली बात। दूसरा, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ कि हाईलाइट द कीवर्ड्स, हाईलाइट द कीवर्ड्स का मतलब क्या है, मान लो जहां पे क्वेश्चन में सभी जगह लिखा रहा है, जैसे ऐसा लिखा रहा है ऑल, ठीक है, ऑल, ऑलवेज, हमेशा, सब, है ना, एटलीस्ट, कम से कम एक, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ठीक है, इस तरह का फेवरेबल वर्ड है। इस तरह का यदि यहाँ पे मान लो कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे, सभी, कोई नहीं, एक से अधिक, कम से कम एक। तो ऐसे शब्द जब मिले ना तुम्हें, तो इसको अंडरलाइन करो, यहाँ पे फोकस करो। तो इस तरह से आपने क्या किया, पहले तो जो क्वेश्चंस में ग्रुप में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन है, उसको एक एज ए यूनिट आपको रीड करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, उसके बाहर नहीं जाना है, उसके बाहर जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसके अंदर रहना है, उसमें जितना इन्फॉर्मेशन आप डिराइव कर सकते हो। दूसरा, सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द इनिशियल एंड सिंबल्स, ठीक है, ये भी देखा हमने। और तीसरा, हाईलाइट द कीवर्ड्स दैट लिमिट द सिचुएशंस क्रिटिकली, वो लिमिट्स आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी हम लोग एग्जाम सॉल्व करेंगे। और चौथा, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द लिस्ट, लिस्ट बना लो इंफॉर्मेशन का, या टेबल के माध्यम से बना लो, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये चार गाइडलाइंस यदि आप ध्यान में माइंड में रखते हो ना, ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस हो सकते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम आगे बताते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप देखोगे, इन चीजों को ध्यान में रख करके, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लग सकता है कि पता नहीं ये चीजें याद है, नहीं रहेगा, प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो सिर्फ ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में आएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रीजनिंग रटा नहीं जाता है, रीजनिंग तो आदमी को ऐसे भी प्रैक्टिकली भी करते रहना चाहिए, दिमाग आपका तेज होता रहेगा, चलता रहेगा, दिमाग अपना सोचता रहेगा। फालतू की चीजों को सोचने से अच्छा है रीजनिंग के क्वेश्चंस पे हम सोचें। इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनाइज किए, कैसे हमने हाईलाइट किया कीवर्ड्स को, कैसे हमने सिंप्लीफाई किया इंफॉर्मेशन को, और कैसे हमने उस इंफॉर्मेशन में कुछ सिंबल्स वगैरह यूज किए, क्योंकि हमें टाइम का बचत करनी है। अब देखो क्या होता है, हमने आप जो हमने पीडीएफ आपको शेयर किया है, वो पीडीएफ आपने देखा होगा कि किस तरह के पीडीएफ में हमने टॉपिक्स को आपको डिफाइन किया था। उस टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण। ठीक है, सभी चीजों को क्लासिफाई करो। ठीक, इसके तीन फंडामेंटल रूल हैं, इस रूल को आपको ध्यान में रखना है, इसी रूल पे बेस्ड ऑन हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो तीन रूल हैं आपके पास, फंडामेंटल्स रूल है। पहला है
टेबल फॉर्मेशन, आपको टेबल बनाना है, मान लो देखेंगे कितनी एंटिटीज हैं वहां पे। दूसरा, उसमें हम सिंबल्स का यूज करेंगे, चाहे हम वर्टिकल ले लें चाहे हम हॉरिजेंटल ले लें। तीसरा, हिडन इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे जो लास्ट में होगा। कैसे ये लास्ट में हम यूज करेंगे उसकी मैं बात करता हूं। मान लो जब हम किसी टेबल का वर्गीकरण करते हैं, टेबल का वर्गीकरण का मतलब है, मान लो इस तरह का टेबल बनेगा, ये हमने एक टेबल सपोज करो बना लिया, इस तरह का टेबल हमने कर ली। अब जो स्टेटमेंट में क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमने सिंबल्स की बात किया था उस सिंबल्स की तरह हम इसको यूज करेंगे। और जो इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, मतलब स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है, यानी पहला काम क्या है, टेबल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और उसके बाद जो परफेक्ट दिया हुआ, जो डिफिनिट दिया हुआ, जो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं, जो डिफिनिट है, क्लियर कट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डी जो है रामपुर में रहता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, क्लियर इंफॉर्मेशन, यानी हिडन इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन से डायरेक्ट डिराइव हो रहा है उसको आप चूज करोगे, और जो अनहाइड है उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पे बात, चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न को, जो भी अभी बातें हमने किया है क्या उसका कोई आउटपुट है भी या हमने यूं ही आपको बताया, उसको हम देखते हैं। देखो ये प्रश्न में कह रहा है कि 5 मित्र हैं, अमर, बुल्लू, चंदन, डेविड और इला। यानी अमर के लिए हमने शॉर्ट में ले लिया ए, बुल्लू के लिए बी, चंदन के लिए सी, डेविड के लिए डी और इला के लिए है। अब हमारे पास 5 अलग अलग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5। 5 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है बी और ई ड्रामा और कंप्यूटर में अच्छे हैं। अब हम स्टेटमेंट पे जाने से पहले जो हमने कहा था कि इसके लिए आपको करना क्या, एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो मैं एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूं ताकि आपको आराम से उसमें क्लियर कट दिखे। देखो इस स्क्रीन पे टेबल में 5 अलग अलग सब्जेक्ट हैं और 5 अलग अलग लोग हैं, है ना। तो 5 का आप एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, 5 अलग अलग का एक टेबल आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे भी बना लो। एक, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, और ये रहा 5वां, ये रहा आपका 5वां। ठीक, 5 अलग अलग है। व्यक्ति भाई देख लो, ए बी सी डी हमने लिया ना, कहां से लिया ABCD, ध्यान से देखिए। 5 मित्र, अमर, बुल्लू, चंदन, डेविड और इला, यानी कि हमने शॉर्ट में क्या ले लिया, ABCD और ई, हमने 5 अलग अलग ले लिए, ABCD E। अब सवाल है कि दूसरा क्या है, सब्जेक्ट लेना है, यानी इस ओर आपने किसको ले लिया, इस ओर आपने व्यक्ति को ले लिया, इस ओर आप किसको लेंगे, इस ओर आप प्रोग्राम्स को ले लेंगे, इस तरफ आपने प्रोग्राम को ले लिया। ठीक है, अब देखो प्रोग्राम्स आपके कौन कौन से हैं वो देखो। प्रोग्राम आपके पास हैं ड्रामा, कंप्यूटर, फिजिक्स, इतिहास, गणित, है ना। अब यहां पे आ जाओ, अब हमने ले लिया फिजिक्स, ठीक है, हमने ले लिया इतिहास हिस्ट्री, हमने ले लिया कंप्यूटर, ठीक है, हमने ले लिया गणित मैथ, और हमने ले लिया ड्रामा। ये हमने आपको यहाँ पे क्या ले लिया, ये हमने अलग अलग ले लिया। अब आपके मन में अगर सर आप इसके लिए भी ले लेते, पी ले लेते, एच ले लेते, सी ले लेते, एम ले लेते, डी ले लेते, ले सकते थे, लेकिन एक बात बताओ, डी यहाँ ड्रामा के लिए भी लोगे, डी वहां डेबिट के लिए भी ले लोगे, दिक्कत हो जाएगी। सी यहाँ चंदन के लिए भी लोगे, सी यहाँ कंप्यूटर के भी लोगे, तो इसमें भी समस्या होगा, कंफ्यूजन होगा।
लेकिन ये जैसे जैसे एक्सपर्टाइज आ जाएगी आप ले सकते हो। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में मैंने इसलिए लिखा कि जल्दी टाइम लग बच जाता है, जल्दी लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या स्ट्रक्चर्स बना लिए। अब ध्यान से पढ़ना। अब चलो हम आते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है तुम्हारा। पहला स्टेटमेंट तुम्हारा कह रहा है कि बी और ई, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बी और ई, ठीक है, ड्रामा और कंप्यूटर में अच्छे हैं। तो यहां आ जाओ, बी और ई किस में अच्छे हैं? बी और ई ड्रामा और कंप्यूटर में अच्छे हैं। तो बी और ई ड्रामा और कंप्यूटर में अच्छे हैं, तो बी को कंप्यूटर में अच्छा है। ठीक है, और ई जो है, ई भी आपका किस में अच्छा है? ई भी आपका कंप्यूटर में अच्छा है, और साथ ही साथ ये ड्रामा में भी अच्छे हैं। तो ई, बी और ई ड्रामा और कंप्यूटर में अच्छे हो गए। ये बात हमने पहले वाले स्टेटमेंट से क्लियर कर लिया। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, हमने ले लिया कि बी और ई के बारे में इस स्टेटमेंट में कहा गया कि बी और ई ड्रामा में और कंप्यूटर में अच्छे हैं, तो हमने इसको इसके अंदर ले लिया। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा कहता है ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए का मतलब अमर और बी मतलब बुल्लू। तो अमर और बुल्लू कंप्यूटर और फिजिक्स में अच्छे हैं। फिर इसको स्टेटमेंट में ले जाइए, यहां जो टेबल में, आप जब इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप बगल में टेबल बना लेना। यहाँ पे तो हम स्क्रीन पे लिखने के लिए हम बार बार चेंज कर रहे हैं, आप कॉपी पे साइड में ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा इसने। दूसरा स्टेटमेंट इसने कहा कि भैया ए और बी जो है कंप्यूटर और फिजिक्स में अच्छे हैं। तो ए और बी, ए और बी कंप्यूटर में और किस में? फिजिक्स में अच्छे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दोबारा थोड़ी ना लिखोगे बी वाले स्टेटमेंट में, बी में तो कॉमन मिल गया। तो बी तो किसमें हो गया? बी फिजिक्स में भी अच्छा हो गया, बी कंप्यूटर में भी अच्छा हो गया, और बी ड्रामा में भी अच्छा हो गया। दूसरा, ए फिजिक्स में भी अच्छा है और ए कंप्यूटर में भी अच्छा है। अब चलो तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ए डी और सी, किस कौन? ए डी और सी फिजिक्स और इतिहास में अच्छे हैं। ए और डी किस में है? ए डी सी फिजिक्स और इतिहास में अच्छे हैं। अब आ जाओ टेबल पे, इस टेबल में देखो, कह रहा है ए डी सी, हमने देखा ए डी सी, ये डी है। और क्या कहा इसने? इसने कहा कि ए डी सी जो है फिजिक्स में और इतिहास में अच्छे हैं। आ जाइए, ए और डी सी के बारे में कहा गया फिजिक्स में। ए डी और सी फिजिक्स, फिजिक्स में तो ऑलरेडी ए है ही, यानी कि ये और किस में हो गया? ए तुम्हारा हिस्ट्री में भी अच्छा है। और डी के बारे में क्या कहा? डी भी हिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा है, हिस्ट्री और फिजिक्स। तो डी भी हिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा है, जिसमें वो अच्छा है उसमें हमने गुड का साइन लगाया है। ठीक है, और सी के बारे में भी है, फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छा है। तो सी को देखो, सी कहाँ है? सी यहाँ है। और फिजिक्स और हिस्ट्री में सी भी अच्छा है। क्लियर? तो सी भी फिजिक्स में और हिस्ट्री में अच्छा हो गया। ये हो गया तुम्हारा चौथा स्टेटमेंट, जिसमें कहा ए डी, तीसरा स्टेटमेंट ए डी और सी। अब देखो चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है ए और सी फिजिक्स और गणित में अच्छे हैं। किसमें? ए यानी कि अमर, सी फॉर चंदन, चंदन और अमर फिजिक्स में और गणित में अच्छे हैं। यानी ए और सी, अब फिजिक्स और गणित, ए और सी, देखो ए और सी फिजिक्स तो फिजिक्स दोनों में था ही, अब किसमें भी सही है? ए और सी गणित में भी अच्छे हैं। तो गणित हो गया यहां से मैथ, यहां से इसका। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, पांचवा जो स्टेटमेंट है, वो पांचवा स्टेटमेंट तुम्हारा कह रहा है कि डी और ई, अब ई के बारे में इंफॉर्मेशन है। ई के बारे में पहले में अगले स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन था, अब पांचवें वाले में भी इंफॉर्मेशन है। पांचवें वाले में क्या कह रहा है कि डी और ई इतिहास और ड्रामा में अच्छे हैं। डी मतलब डेविड और ईला इतिहास और ड्रामा। तो इतिहास और ड्रामा, इतिहास यहां रहा, ड्रामा यहां रहा, और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है डी और ई की। तो बताओ, डी और ई इतिहास और ड्रामा, इतिहास में तो डी है ही,
ई इतिहास में नहीं है, तो इतिहास में भी ई आ गया, और ड्रामा में ऑलरेडी ई था ही, और डी भी, डी और ई ड्रामा में भी अच्छे हैं। क्लियर है? ये तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर? अब बताओ, ये पांचों के पांचों स्टेटमेंट हमने जो कंडीशंस था वो दे दिया। हमने क्या बोला था कि आप एक क्वेश्चंस को एज ए यूनिट, एक स्टेटमेंट को एज ए यूनिट रीड करो। अब उसमें से जो बात परफेक्ट है, जो बात क्लियर करके लिखा गया, उसको पहले हमने ले लिया। उसके बाद हमने रूल में क्या बताया था आपको? हमने आपको रूल में बताया था कि सबसे पहले आप टेबल को फॉर्मेशन करने के बाद जो इंफॉर्मेशन परफेक्ट दिया हुआ है उसको वर्टिकल सिंबल या हॉरिजॉन्टल सिंबल जैसे भी होता है वैसे आप भर लीजिए। अब हम आते हैं मेन पार्ट, हिडन इंफॉर्मेशन को हमको अब भरना है। अब एक बात क्लियर करो, ध्यान से समझना क्वेश्चन। मुझे एक बात बताइए, आप ए को देखिए, ठीक है? आप किसको देखिए? आप इसमें ए को देखिए। ए को बताओ, ए फिजिक्स में भी है, ए हिस्ट्री में भी है, अच्छा ए कंप्यूटर में भी अच्छा है, और ए मैथ में भी अच्छा है, तो ड्रामा में तो अच्छा नहीं होगा ना। क्रॉस कर दो, क्योंकि चार घर जब भर गया तो पांचवा तो खाली है, पांचवा के बारे में नहीं है, इसका मतलब उसमें अच्छा नहीं है। ठीक है? अब एक बात बताइएगा, ये पांच भर गया, और कौन ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें से पांच आपको भरने हैं? क्लियर है? अब बताओ बी की देखो, बी जब फिजिक्स में है, कंप्यूटर में है, ड्रामा में है, इसका मतलब है कि बी न इतिहास में अच्छा है और न बी गणित में अच्छा है। जो बुल्लू है न वो इतिहास में अच्छा है और न वो गणित में अच्छा है। अब आओ सी पे। चंदन के बारे में कहा गया कि फिजिक्स में भी अच्छा है, हिस्ट्री में भी अच्छा है, मैथ में भी अच्छा है, लेकिन यह भी महानुभाव न कंप्यूटर में अच्छे हैं और न ड्रामा में अच्छे। ठीक है? अब आओ डी पे। डी महानुभाव फिजिक्स में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं, ड्रामा में अच्छे हैं, लेकिन ये भी कंप्यूटर में और गणित में अच्छे नहीं। इला, इला मैडम इतिहास में अच्छे हैं, कंप्यूटर में अच्छे हैं, और साथ ही साथ ड्रामा में अच्छे हैं, लेकिन इला मैडम ना ही फिजिक्स में अच्छी हैं और ना ही गणित में अच्छी है। अब बताओ, टेबल बन गया? क्लियर? पहले हमने क्या किया कि जो परफेक्ट कंडीशंस था हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। जब हमने परफेक्ट कंडीशंस यहाँ पे लिख दिए, अब जो जो उनका कंडीशन नहीं था, जो हिडन इंफॉर्मेशन था, वो हमने निकाल दिया। कहीं नहीं लिखा था कि अमर ड्रामा में अच्छा नहीं है, कहीं नहीं लिखा था कि बुल्लू इतिहास में और गणित में अच्छा नहीं है, कहीं पे ये मैटर नहीं था कि चंदन कंप्यूटर में और ड्रामा में अच्छा नहीं है, कहीं पे ये नहीं लिखा था कि डेविड कंप्यूटर में गणित में अच्छा नहीं है, और ना ही कहीं पर यह लिखा था ईला फिजिक्स में गणित में अच्छी नहीं है। जिसमें अच्छे थे ये लोग, ये स्टेटमेंट में हमारा दिया हुआ था, लेकिन जो नहीं थे वो हिडन था। तो हमने जिस परफेक्ट जो बातें कही गई थी, जो स्टेटमेंट क्लियर था, उसको पहले हमने लिखा, और जो चीजें हिडन इंफॉर्मेशन थी उसको हमने बाद में इसमें जोड़ दिया। अब आते हैं हम सवाल पे। सवाल देखो क्या था। सवाल कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, कौन सा व्यक्ति फिजिक्स में, इतिहास में और ड्रामा में, कौन सा व्यक्ति फिजिक्स में, इतिहास में और ड्रामा, डी फॉर ड्रामा, तीनों में, इन तीनों में अच्छे, इन तीन सब्जेक्ट में अच्छे हैं, फिजिक्स इतिहास ड्रामा, फिजिक्स इतिहास और ड्रामा। तो फिजिक्स इतिहास और ड्रामा, अब एक मुझे बताओ, फिजिक्स में, इतिहास में और ड्रामा में तुम्हें नहीं लग रहा कि डी अच्छा है? यानी तुम्हारा पहला प्रश्न का जवाब डी हो गया। सोचो क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहा कि कौन सा व्यक्ति फिजिक्स में, इतिहास में और ड्रामा में अच्छे हैं। तो हमने किसको ले लिया? हमने कहा कि भाई देखो, फिजिक्स, हिस्ट्री और ड्रामा, भौतिकी, इतिहास और ड्रामा, इसमें डी जो है, डेविड जो है, ये तीनों में अच्छा है। यानी क्वेश्चन एक का आंसर हमारा डी हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो टेक्निक हमने देखी कि कैसे इसको इनहेरिट करना है,
हिडन इंफॉर्मेशन को। हिडन इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करके, ऐसा नहीं कि जो नहीं है उसको पहले ढूंढो, नहीं, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहले वो ढूंढो जो दिया हुआ है, परफेक्ट दिया हुआ है, कोई भी एक स्टेटमेंट तुमको मिल जाएगा। ये हो गया सांप की पूंछ पकड़ने के जैसा। आपने पूंछ पकड़े, गर्दन तक पहुंच जाओगे। क्लियर है? अब गर्दन पकड़ना नहीं है, मतलब सांप पहले डस लेगा, तो पहले उसकी पूंछ पकड़े। तो कहने का मतलब इस प्रश्न में यदि आपको उलझना नहीं है तो सबसे पहला काम आपका क्या है, जो परफेक्ट है, जो बातें परफेक्ट कही गई हैं, जो बातें परफेक्ट दी गई हैं, उसको सबसे पहले फाइंड आउट करो, और तब आकर के उसमें छुपे हुए इंफॉर्मेशन को लेके आ जाओ। तो पहले सवाल का जवाब हो गया क्वेश्चन 1 का डेबिट। दूसरा, तीसरा, चौथा, इस वीडियो को आप पॉज कीजिए वीडियो को, और इन चारों के आंसर्स निकालिए, और फिर उसके बाद इस वीडियो को आप प्ले कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आंसर अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले क्या करना, इस वीडियो को पॉज करना और इसके बाकी के आंसर बी का, सी का, डी का, ई का निकालो, और देखो कि तुम निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब बी का आंसर देख लो। चलिए ठीक है, पॉज कर लिया आपने भी आंसर भी कर लिया होगा। अब देखो आंसर क्या है। डी कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति इतिहास में, फिजिक्स में, कंप्यूटर में, गणित में, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहा आपको कि कौन सा व्यक्ति इतिहास में, फिजिक्स में, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और गणित यानी कि मैथ में अच्छा है, 4 सब्जेक्ट में अच्छा है। तो 4 सब्जेक्ट में बताओ कौन सा व्यक्ति अच्छा है, ऐसे ही पता चल जाएगा तुम्हें। 4 सब्जेक्ट में अच्छा है ए अमर, ये तुम्हारा किस प्रश्न का जवाब हो गया, ये प्रश्न नंबर 2 का जवाब है। क्लियर है? सबका आ गया होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। आ गया होगा आप लोगों का भी आंसर कि अमर क्या है, 4 विषय में अच्छा है, और चारों विषय कौन है, फिजिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर और मैथ्स। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति फिजिक्स में, इतिहास में, गणित में अच्छा है लेकिन कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर उसका अच्छा नहीं है, बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर में देखो कौन कौन अच्छा नहीं है। कंप्यूटर में एक तो चंदन अच्छा नहीं है, और दूसरा कंप्यूटर में डेविड भी अच्छा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 1 के लिए तो डी हो गया था। अब सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि डेविड गणित में भी अच्छा नहीं था, लेकिन चंदन के बारे में देखो क्या है। कह रहा है कि व्यक्ति फिजिक्स, इतिहास और गणित में अच्छा है, फिजिक्स, इतिहास और गणित, तो फिजिक्स, इतिहास और गणित में अच्छा है लेकिन कंप्यूटर में अच्छा है, तो क्या बताओ, सी इज द राइट आंसर हुआ कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया तुम्हारा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति फिजिक्स, ड्रामा और कंप्यूटर, ध्यान रखना, फिजिक्स, ड्रामा, कंप्यूटर, फिजिक्स, ड्रामा, कंप्यूटर, तो फिजिक्स हो गया, ड्रामा हो गया और कंप्यूटर। तो ड्रामा में भाई साहब कौन है, ई, ड्रामा में भी सही है, ठीक है, कंप्यूटर में सही है, और हिस्ट्री में सही नहीं है, और कौन है, बी। बी फिजिक्स में भी अच्छा है, कंप्यूटर में भी अच्छा है, और ड्रामा भी अच्छा है। तो क्या तुम कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो गया। बी मतलब बिल्लू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो लास्ट वाला किसके लिए बचेगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमको चेक करने की क्या जरूरत है, अरे 4 हो ही गया तो 5वां तो आ ही जाए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में थे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के आपने देखा कि कैसे हमने जो टॉपिक्स किया। अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, जो जो बातें हमने भी आपके साथ की थी, उसमें हमने कहा था कि कैसे सेशंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, हमने कहा था ना कि आपको एक लेक्चर वीडियोस मिलेंगी, इस तरह के हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स वीडियोस को लेके आएंगे, आपको देंगे। उसके बाद ऑफलाइन प्रैक्टिस, इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। और संडे को जो आपकी लाइव टेस्ट होगी, उसमें 20 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, जो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग होगा वो टेस्ट मिलेगा आपको, वो मस्ट है देना, आप दीजिए, तभी आपको अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे। टाइम बाउंड में, टाइम प्रेशर में आपको प्रश्न को हल करना, दिस इज अ चैलेंज, उसको हमें सॉर्ट आउट करनी है। अभी तो हम क्लास ले रहे हैं डिस्कस, तो हम इतना लंबा आपको समझा रहे हैं, लेकिन इतना लंबा करके थोड़े ना एग्जाम में बनाओगे।
तो फिर पूरा पता चलेगा कि 2 क्वेश्चन करने में ही 2 घंटा बर्बाद हो गया, है ना। तो यहाँ तो हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई में तो हम डिस्कस करेंगे ही ना, हम तो लंबा यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ही, समय लेंगे क्योंकि सबको समझाना है। और ऐसा ना लगे कि आए और समाचार पत्र की तरह हम पढ़े और आप चले गए, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा, जब भी हम क्लास में बीच बीच में जब कहते हैं कि पॉज कर लो, तो रियल में कर लेना भाई, और उसको सोल्व करना, ठीक है। यह नहीं कि हम बाद में कर लेंगे, जो है साथ साथ निपटाते चलो, दोबारा रीजनिंग फिर पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, फिर कभी नहीं मुझे लगेगा कि आपको खुद लगेगा कि अब मुझे रीजनिंग पढ़ना नहीं है, जो जो टॉपिक्स हमने समझाया वो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। हमने देखा एनालिटिकल रीजनिंग में कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, कोई डिफिनिट रूल्स नहीं है, कुछ गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, उसके अनुसार उस क्वेश्चन को आप करोगे। दूसरी बात जो हमने कहा कि कैसे शॉर्ट फॉर्म निकालना है, कैसे आपको उसके सिंबल्स ड्राइव करनी है, और फिर हमने इस प्रश्न को देखा। अब चलो हम चलते हैं एक अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं खुद आपसे एक प्रश्न दूंगा, उस प्रश्न को आपको खुद से करना है। तो फिर वही काम, इस वीडियोस को पॉज कीजिए और यहाँ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराएंगे। क्वेश्चन क्या है वो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, 5 शहर है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन है, 5 शहर अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, देहरादून, एर्नाकुलम। ठीक, ये 5 अलग अलग शहर है आपके, अहमदाबाद, ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, देहरादून और एर्नाकुलम। और ये पांचों शहर किसी न किसी चीज के लिए फेमस है। क्या है? फेमस है। किसके लिए फेमस है भाई? तो कहीं पे बगीचा है, कहीं पे कुछ गहने हैं, कहीं पे कुछ जगह शिक्षा के लिए, कुछ बंदरगाह के लिए, कुछ इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रत्येक शहर केवल एक वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, किसी एक वस्तु के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो अब आप बताओ, आपके लिए स्टेटमेंट क्या कहा गया है? आपके लिए स्टेटमेंट कहा गया है कि अहमदाबाद और कलकत्ता में ना तो शिक्षा संस्थान है और ना ही कोई बगीचा है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बॉम्बे और एर्नाकुलम गहने के लिए और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बात नहीं कहेगा, यहाँ पे ना शब्द यूज किया गया है, यहाँ पे नहीं शब्द यूज किया गया है, ठीक है, नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है, इत्र और गहने, ध्यान से समझना, इत्र और गहने के लिए अहमदाबाद प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, कीवर्ड ध्यान रखना, नहीं है। स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि देहरादून और एर्नाकुलम बगीचे और गहनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यानी कि सभी क्वेश्चंस में स्टेटमेंट क्या है? नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सभी में स्टेटमेंट में क्या ज्यादातर क्या था? है, उसमें से नहीं निकालना था। और यहाँ पे क्या है? नहीं है, इसमें से है निकालना है। क्वेश्चन क्या हो गया? ठीक, रिवर्स हो गया। क्लियर है। अब इसको क्या करोगे? इस वीडियो को करोगे पॉज, लोगे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी लगे, 5 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए, और इस वीडियो को पॉज करने के बाद क्या कीजिए? उसको उसको आप बनाइए और फिर इसका आंसर हम बता देंगे। क्लियर। हम आंसर्स टेबल ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोग फटाफट कीजिए, अब वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस को ले लो। कितने व्यक्ति थे ये तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। शहर उसमें व्यक्ति था, इसमें शहर है, कितने शहर है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 शहर है। शॉर्ट फॉर्म में यहां भी हम ले लेंगे, A फॉर अहमदाबाद, B फॉर बॉम्बे, C फॉर कलकत्ता, D फॉर देहरादून, E फॉर एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम पता है ना भाई किसको बोलते हैं? कोचिन, एर्नाकुलम। ठीक है, यहीं पर टेबल पे बना लेते हैं क्योंकि बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग वीडियोस को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, आप बनाइएगा खुद से। यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम 5 का, 5 रो और
5 कॉलम, 1 2 3 4 5, एक और बना लीजिए। छोटा ही कर लें क्या इसमें, चलो बड़ा ही कर लेते हैं, 5। 5 हो गया। अब 5 अलग अलग शहर और 5 अलग अलग वस्तुओं के लिए वो क्या है, फेमस भी है। क्लियर है? देखो, ए अहमदाबाद, बी बॉम्बे, सी कलकत्ता, डी देहरादून, ई एर्नाकुलम। वस्तुओं में क्या है, बी फॉर बगीचा, बगीचा ही लिख देते हैं पूरा। गहने, शिक्षा, बंदरगाह और इत्र सेंट के लिए फेमस है। पहले वाले स्टेटमेंट पे आओ। पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि अहमदाबाद तथा कलकत्ता, यानी ए और सी के बारे में कह रहा है। कह रहा है अहमदाबाद और कलकत्ता ना तो शिक्षा में अच्छे हैं और ना ही यहाँ बगीचे हैं, तो बगीचा हटा दो और शिक्षा भी हटा दो, इनका एजुकेशन में भी गड़बड़ है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपको कि बॉम्बे और एर्नाकुलम, बी और ई, गहने और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध नहीं है, गहने और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बी और ई, ये भी आ गया। तीसरा स्टेटमेंट, इत्र और गहने के लिए अहमदाबाद प्रसिद्ध नहीं है, अहमदाबाद में इत्र और गहना, तो गहना भी हटा दो और इत्र भी हटा दो। उसके बाद कह रहा है देहरादून और एर्नाकुलम, देहरादून और एर्नाकुलम यानी डी और ई, कह रहा है बगीचे और गहने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो बगीचे और गहने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि देहरादून शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, देहरादून शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, देहरादून शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। और कहीं पे कुछ कोई स्टेटमेंट आपको और लगा? अब मैंने सारे स्टेटमेंट निकाल लिए। अब मुझे बताओ, जब अहमदाबाद बगीचा वहां फेमस नहीं है, गहने के लिए फेमस नहीं है, शिक्षा के लिए फेमस नहीं है, इत्र के लिए फेमस नहीं है, तो बचा कौन, बंदरगाह। यानी ये किसके लिए फेमस हो गया, ये फेमस हो गया बंदरगाह के लिए, ये फेमस हो गया बंदरगाह के लिए। क्लियर है? अब बताओ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। क्यों कंफ्यूजन होगा, कि सर उसमें जो चलो 3 नहीं था तो चौथा निकाल लिए, तो बाकी में हम कैसे निकालें, बाकी में तो किसी में 2 है, किसी में 3 है, ठीक है, बाकी तो नहीं है। तो एक बात याद रखना, इसका तरीका क्या है, एक बात बताओ। इसमें एक लाइन बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि प्रत्येक शहर में केवल एक वस्तु प्रसिद्ध है, प्रत्येक शहर में केवल एक वस्तु क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस, एक ही वस्तु। तो बताओ, जब बंदरगाह, अहमदाबाद बंदरगाह के लिए फेमस है, तो बाकी तो बंदरगाह आएगा नहीं ना, सबको क्रॉस कर दो। है ना सन, क्या? अरे भाई, जब अहमदाबाद बंदरगाह के लिए फेमस हो गए, तो बाकी शहर तो बंदरगाह के लिए फेमस होंगे नहीं, तो हमने क्रॉस कर दिया। अब मुझे बताओ, इसमें देखो डी में 4 घर क्रॉस हो गए, तो 5वां घर ही तो इसका बचा है, इसका मतलब इत्र यहाँ फेमस है। और जब इत्र के लिए देहरादून फेमस हो गया, तो बाकी के लिए फेमस नहीं होगा ना, हट दो। है ना सर? अब फिर ढूंढो, चारों घर सी कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता के लिए चारों भरा हुआ है, तो बचा कौन, गहना। ठीक कर दो। अब बताओ, इसमें देखो, ये वाला में 2 घर खाली है, लेकिन हम इसमें अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी ई में देखो 4 घर भरा हुआ है, तो ये भी आ गया। यानी
एर्नाकुलम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो बचा लास्ट में कौन? बी। बी किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे में बगीचा के लिए। अब मुझे बताओ आंसर हुआ कि नहीं? हो गए? अब आपसे सवाल पूछे? चलिए सवाल पूछते हैं। बताओ अहमदाबाद किस चीज के लिए फेमस है? बंदरगाह के लिए। बॉम्बे बगीचा के लिए, ठीक है। कलकत्ता गहने के लिए। देहरादून इत्र के लिए। और एर्नाकुलम शिक्षा के लिए। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि प्रश्न जिस तरह से भी आए, यदि तुम उसको स्टेप बाय करोगे ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, अभी देखो अभी तो सिंगल टेबल का है, आगे हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे उसमें मल्टीपल टेबल्स को भी यूज करेंगे। एक ही स्टेटमेंट्स नहीं होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दो स्टेटमेंट को मिलाएगा और उसका इंटरसेक्शंस कर देगा, मतलब उसमें मैच करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है, बस बशर्ते आप इसको तोड़ करके समझते हो। धीरे स्टार्टिंग में लगेगा, ये सीखने में टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये चीज एक बार माइंड में फ्रेम बैठ गई ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप देखना करके, और ये चीजें दिखेगी जब हम लोग संडे को लाइव टेस्ट करेंगे ना, लाइव टेस्ट में दिखेगा, क्योंकि आपके सामने मैं बैठा रहूंगा। टीचर्स कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई और बैठेगा, मैं ही बैठूंगा आपके सामने। और उसमें से जो विद इन द टाइम बच्चे कॉपी चेक आंसर्स लिखेंगे, हम उनका कॉपी उनके सामने चेक भी कर देंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, क्लियर। इसके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस कुछ आपको मिल जाएंगे, उस क्वेश्चंस को कीजिएगा। ये लेबल मैंने स्टार्ट किया है कि देखिए आप लोगों में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ भी रखे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, पहली बार कर रहे होंगे। तो मेरा कोशिश ये है कि चाहे आप पहली बार देख रहे हो, चाहे आप दूसरी पहले से पढ़ रखे हो या नहीं पढ़ रखे हो, सबको समझ में आ जाए। बेसिक से मैंने शुरू किया है, जितनी आसान भाषा में मैं करूंगा, और जो तरीका मैं अभी अपना रहा हूँ यही तरीका फुल द कोर्स होगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।